चलिए, अ, नक्षत्र की आज पहली क्लास है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। अश्विनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। पहले ये समझना जरूरी है कि यूज कैसे करना है और कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, एक सेकंड के लिए उनको याद करिए। एक नया नक्षत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और मेरे को करवाने में भी बहुत, आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल है करवाने में, इस तरह से देने में। तो प्लीज सबको अपने अपने जिनको भी आप मानते हो एक सेकंड के लिए उनको याद करिए। चलिए, इतना सबको पता है कि टोटल 27 नक्षत्र है। ठीक है, ये सबको पता है। वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया था कि कैसे इसको पढ़ना है। ये 27 नक्षत्र है क्या, ये सबको पता है कि ये जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनकी 27 पुत्रियां हैं जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ। ठीक है, अश्विनी से लेके रेवती तक यह सबको पता है। उनकी जो फेवरेट वाइफ थी सब रोहिणी और रेवती, जिन्होंने दक्ष को उनकी शिकायत की थी। ठीक है, तो ये 27, तो चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में अपनी वाइफ के पास एक एक दिन जाते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। इतना 27, ये स्टोरी, बेसिक स्टोरी सबके पास है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि आखिर नक्षत्र देखना किसका है और कैसे इसको पढ़ना है। अब कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में जरूर होता है, ये आप सबको पता है कि कोई ना कोई ग्रह किसी नक्षत्र में हमेशा होता है। जैसे अपना जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर देखेंगे। एक सेकंड होल्ड रखिए, एक सेकंड। दीप्ति, एक बार क्लास में लिंक दोबारा शेयर करना प्लीज। एक स्टूडेंट लेट ऐड हुआ था, मैसेज आ रहा है उसका ना, लिंक वापस शेयर करना। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि लगन आद्रा दिख रहा है सबको, आद्रा नक्षत्र में है, ये विशाखा में है, ये स्वाति में है, ये अनुराधा, मार्स अनुराधा, मरकरी अनुराधा। तो ये सारे नक्षत्र कोई ना कोई ग्रह है, हमारा लगन और 9 के 9 ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में जरूर होते हैं, ये आप सबको पता है। तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, ये सारा अब इस कोर्स के अंदर होगा कि हमको कितना पढ़ना है, कैसे उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी दशाओं का निर्माण हमारे चंद्र नक्षत्र से होता है, ये मैंने हमेशा बोला है, ये हमेशा बोला है मैंने कि हमारी दशाओं का निर्माण हमारे चंद्र नक्षत्र से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र किसका हुआ? चंद्रमा, हमारा बर्थ नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जन्म का नक्षत्र है। उसके बाद वो हमारा स्वभाव बताएगा, वो जो नक्षत्र है वो हमारा स्वभाव बताएगा। ठीक है, कि उसको पढ़ना है हमें स्वभाव को देखकर। पहला सबसे, क्योंकि आप देखिए कुंडली में ना तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगी कि रोशनी देने वाले चीजें या सबसे इंपॉर्टेंट है, लगन, चंद्र और सूर्य। जिनकी कुंडलियां बनाई जाती है ना, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और सूर्य कुंडली। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आता है चंद्र नक्षत्र का, दूसरा नंबर आता है लगन नक्षत्र का, और तीसरा नंबर आता है सूर्य के नक्षत्र का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह किसमें है हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम सब। ठीक है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र किसका है, सबसे ज्यादा जोर कहाँ देना है हमको। ठीक है, उसके बाद क्यों, जैसे हमारे अंदर ना एक ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा शनि मैडम अश्विनी में है तो क्या होगा, मेरा मंगल नहीं। पहले आपको ये जानना है अश्विनी की एनर्जी क्या है। स्टोरीज के माध्यम से, जो बुक्स में चीजें दी गई वैसे करवाऊंगी मैं स्टोरीज भी पढ़ाऊंगी, उन स्टोरी से क्या प्रिडिक्शन निकलती है। हर एक नक्षत्र को एक शक्ति दी गई है। ठीक है, तो वो शक्ति उसका कैसे उसमें यूज होता है, उनके तत्वों से कैसे यूज होता है, हम कितना प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। निकालना है, रटना नहीं है, हमको निकालना है उनके सिंबल से। उनके देवता डीटी जो देवता बनते हैं, गुरु, जैसे अश्विनी के अश्विनी कुमार बनते हैं, भरणी के यमराज बनते हैं। उन देवताओं से हम उनके लाइफस्टाइल से या उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई, उनके लिए कौन सी फेमस स्टोरी, जैसे
यमराज और नचिकेता की है, सावित्री की है, अश्विनी कुमार की और चमन ऋषि की है। तो इन स्टोरीज से क्या प्रिडिक्शंस निकलती है, क्या टेक्निक्स निकलती हैं प्रिडिक्ट करने की, हमको पहले वो सीखना है, वो हमारे दिमाग में यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि पहले जब एक एक नक्षत्र की एनर्जी को समझना जरूरी है ना, फिर हम बोल पाएंगे ना कि शनि इसमें ये काम करता है, मंगल। अपनी चार्ट से बाहर निकल के सोचिए, ठीक है, अपने चार्ट से बाहर, कि मैम आपने बुध नहीं बताया, आप खुद सोचिए बुध क्या होगा। मेरे पे नहीं, आपको सिर्फ अश्विनी की एनर्जी समझाऊंगी, मैं बताऊंगी, खुद ही बताऊंगी। लेकिन अगर कोई ग्रह रह जाता है ना, तो हमें इस अगली क्लास में आप लोगों के पास अश्विनी नक्षत्र की कुंडलियां होनी चाहिए 10, कि जिनका अश्विनी में कोई ग्रह हो, भाव हो, कहाँ वो होनी चाहिए, उन लोगों को आप जानते हुए हो। मेरा कहने का मतलब सी बहुत है, आप उन नॉन लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैम मेरा तो अश्विनी भरणी है, किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। नहीं होगा ना, 9 ही तो ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो मैम उसको मैं कैसे पढ़ूंगा? ये भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि उसको कैसे रीड किया जाए। तो उसको रीड करने का जो मैंने क्लास में आपको बताया, डिग्री सिस्टम, डिग्री के हिसाब से हमें देखना है किस भाव में कौन सा नक्षत्र आता है। पहला हमने चंद्र को देख लिया, लगन नक्षत्र को देख लिया, ठीक है। क्यों? लगन और चंद्र हमारे स्वभाव को दर्शाते हैं, हमारे नेचर को दर्शाते हैं। तो जब हम पढ़ना होता है ना किसी का नेचर, तो हम सिर्फ लगन और चंद्र नक्षत्र देखेंगे, किसी का स्वभाव जब हमें पढ़ना है। ये नहीं है कि उसका केतु है तो अश्विनी के सारे, केतु जिस भाव के अंदर आएगा उस भाव के रिलेटिव का नेचर वैसा हो जाएगा, मतलब अश्विनी जिस भाव में आएगा, हर भाव से कोई रिलेटिव देखते हैं अपन, ठीक है। तो वहां वो उठा लेंगे, लेकिन चंद्र और लगन हमारा खुद का नेचर, जिसकी कुंडली है जातक की, उसका नेचर बताएगा। और शनि मान लो किसी का अश्विनी में है, ठीक है, तो अगर वो चौथे भाव में है तो हम चौथा भाव और शनि का कारक तत्व करियर, उसको जोड़ेंगे। ये नहीं है कि मेरा शनि है तो मेरे पे क्या उसका इम्पैक्ट, आपके चौथे भाव पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ये चीजें समझने की जरूरत है हमारे स्वभाव को। जैसे कृतिका का नेचर है कट, किसी चीज को कट करना, रेजर है, छुरी है उसका सिंबल। तो अगर किसी का मून नक्षत्र वैसा है, मून में, मून कृतिका नक्षत्र में है, तो आप कहोगे, आप अपने जीवन के एंडिंग फेज में आपसे लोगों से, आपकी लोगों से दूरियां हो जाओगे, आप अकेला रहना पसंद करोगे। आप क्यों? कट, आपका सबसे कट हो गया है। लेकिन आपका शनि है तब नहीं बोलोगे ये चीज आप। शनि फोर्थ में है तो आपका मदर से आपका रिलेशन कट हो गया। इस तरह से ये चेंज होता है। हमारा फोकस क्या रहता है, 9 के 9 ग्रह हमारे स्वभाव को ट्रिगर करेंगे नहीं, चंद्र और लगन ही हमारे स्वभाव को ट्रिगर करेगा, बाकी उस भाव से संबंधित चीजों को उठाएगा उस नक्षत्र की। जैसे हम राशि के लिए क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि धनु राशि लगन में है तो हम धनु का नेचर पढ़ते हैं, लेकिन मकर का तो हमारा सेकंड भाव आएगा ना। वैसे ही जहां आपका नक्षत्र पड़ा, उस भाव को उठाना है, उसके बाद उसमें उस भाव में कौन सा रिलेटिव बैठता है, या उस पर्टिकुलर ग्रह का कारक तत्व। शनि है तो कर्म है, जुपिटर है तो आपका ज्ञान है, गुरु है, नॉलेज है, बुध है तो आपकी मेमोरी है, आपकी बुद्धि है। फिर हम उसको एड ऑन करेंगे, उसको हाउस का और ग्रह का कारक तत्व। इसलिए वहां कोर्स में लिखा गया था 3 to 4 ईयर। वो 3 to 4 ईयर मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं करवा चुकी हूँ ये सब कुछ। कोई जैसे जिन्होंने बाहर से ज्वाइन करना है उनके लिए है कि आपको एटलीस्ट हर चीज का कारक तत्व, भाव कैसे रिएक्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे आता है डिग्री वाला। इतना सबको समझ आया हमको कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है? क्योंकि आज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अश्लेषा की डिग्री क्या है। 1640 से 30 के पे आता है कैंसर में वो। ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले, ठीक है। आपको ये सोचना नहीं पड़े एक सेकंड, क्योंकि जब मैं नवमांशा कैलकुलेशन करवाऊंगी माइंड में, अश्लेषा 1640 to 20, मतलब एक फर्स्ट चरण, अश्लेषा फर्स्ट चरण, धनु नवमांश में गया। ये मुझे पता है, ये आपको ही पता होना चाहिए अगली क्लास से जब मैं ये कैलकुलेशन करवाऊंगी। ये कैसे पता होगा अश्लेषा क्यों, ये कैसे पता होगा ये धनु नवमांश में कैसे गया? ये
कैलकुलेशन मैं बताऊंगी आपको, मेंटल कैलकुलेशन, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको डिग्री तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। मैंने ग्रुप में भी वीडियो बना के भेजा था, और मैं यहाँ भी आपको दोबारा क्लियर कर रही हूँ इस चीज को। रोहिणी फर्स्ट पदा के अंदर है तो मेष नवमांश के अंदर जाएगा। रोहिणी का अगर फर्स्ट पदा है मत, है ना, तो मेष नवमांश में जाएगा, नवमांश के अंदर। रोहिणी फर्स्ट पदा कहां पर आता है? टॉरस राशि के अंदर। 10 डिग्री पे कृतिका खत्म हो जाता है, 10 के बाद 10 पे कृतिका खत्म, और रोहिणी स्टार्ट होता है 10 से 13 20 के बीच में। तो फर्स्ट पदा मेष नवमांश। तो ये कॉन्सेप्ट करने के लिए इसका भी बताऊंगी, इसका यूज क्या है, नवमांशा का यूज क्या है, वो भी इस कोर्स के अंदर है। क्योंकि जब कर्म विपाक संहिता की रेमेडीज आएंगी तो नवमांशा पता होना चाहिए आपको। कर्म विपाक संहिता सिर्फ और सिर्फ हर वक्त नक्षत्रों की रेमेडीज नहीं की जाती है, ये आप सबको पता होगा। नक्षत्रों की रेमेडीज ग्रहों की तरह नहीं करी जाती है, क्योंकि नक्षत्र ट्रिगर होते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी एक्टिवेशन, नक्षत्र एक्टिवेशन जिसको बोला जाता है। तो नक्षत्रों की रेमेडीज तब की जाती है जब बहुत दिक्कत हो और हमें पता है कि अब करनी है। ऐसे नहीं है कि छेड़ देना है, सिंपल रेमेडीज कर सकते हो आप। नक्षत्र का पौधा लगा सकते हो, नक्षत्र की डीटी की फोटो लगा सकते हो, आप ये कर सकते हो, सिंबल लगा सकते हो। लेकिन टिपिकल उनको भी एक्टिवेशन से पहले, और कर्म विपाक संहिता की जो गौदान है या हरिवंश पुराण है या गायत्री है, इतनी बार वो सारी जब बहुत टिपिकल कंडीशन हो ना, जब तक कि संतान नहीं हो रही है, करियर में जीरो है, शादी नहीं नहीं तो तब वो की जाती है, हर वक्त नहीं की जाती है। ठीक है, तो पदा नक्षत्र चरण, जो चरण है वो एक एक डिग्री आपको पता होनी चाहिए। अपने हिसाब से उसको कैसे आपको टेबल बनाना है, कैसे करना है, वो आपको करना है। क्यों मैं करके दे दूंगी उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप अपने हाथ से ना उसको नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो कॉन्सेप्ट यहाँ बैठेगा नहीं। ठीक है, 0 से 3 मेष अश्विनी, 0 से 3 20 फर्स्ट चरण, 3 20 से 6 40 सेकंड चरण, 6 40 से 10 थर्ड चरण, 10 से 13 20 फोर्थ चरण। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले। तो मैं कैसे आपको कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन करवा दूं? पुष्य 4 स्कॉर्पियो नवमांश, तो वो कैसे याद होगा? ये मेरा मैंने बोला ना, मैंने बहुत सारी चीजों को याद करने के बहुत सारे अपने तरीके बना रखे हैं, तो वही अपना ही तरीका देने जा रही हूँ मैं। लेकिन उसको करने से पहले एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए ना माइंड के अंदर। तरीका मेरा है, पर उसको अडेप्ट करने के लिए उतना लेवल तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज सबको क्लियर हुई। अब हम जाते हैं डिग्री पर। इस चार्ट को देखिए, कुंडली को मैं दोबारा एक बार सिखाऊंगी इसको। बुक कौन सी लेनी है कर्म विपाक संहिता की, मैं वो भी बताऊंगी। किस बुक में से, 2 बुक हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज है कि लगन की डिग्री क्या है। 8 डिग्री 11 मिनट दिख रही है सबको, लगन की डिग्री। इस वक्त एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा। मेरे कहने पे एक बार ये सोचिए कि इस कुंडली में कोई ग्रह नहीं है। एक बार सिर्फ हम 12 भावों को उठा दें। इन 12 भावों के अंदर 27 नक्षत्र डिवाइड है, ये आप सबको पता है, इतना कॉन्सेप्ट सबको पता है ना। ठीक है, तो ये मिथुन बना है, मिथुन में एक सेकंड, मिथुन में यहाँ पर जब ये स्टार्ट होगा तो 8 डिग्री का यहाँ पर एक पोर्शन बनेगा, 8 डिग्री से शुरू होकर, कहीं से भी ले लो आप। ठीक है, 8 डिग्री का यहां से ले सकते हो, 0 से 8 डिग्री। मैं पहले वाले को इरेज कर देती हूँ। 8 डिग्री आप यहां से ले लो, 0 से 8 डिग्री, तो 8 डिग्री का पोर्शन यहां से कट हो जाएगा। ये मानते हो आप लोग? 8 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो ये 8 डिग्री का जो पोर्शन आया ना, वो 8 डिग्री, जिसको सेम हाउस या मिडिल हाउस, कस्प, आप जो भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पर भी 8 डिग्री यहाँ पर आएगा। ये बात क्लियर है सबको? ये यहाँ पर भी 8 डिग्री से शुरू होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग 8 डिग्री है।
ये यहाँ पर भी 8 डिग्री से होगा, ये सभी जगह पे 8 डिग्री से होगा ना, इतना सबको आ रहा है। मैंने ग्रुप पे ये वीडियो भेज दिया था कि अपनी अपनी कुंडलियों पे ये करके बैठे, ठीक है। अब डिग्री वाइज अगर मैं बोलूं, अभी हमारे सिर्फ अश्विनी से अश्लेषा हो रहे हैं, तो अपन उसी की बात करते हैं। मेष लगन के अंदर, मेष राशि के अंदर 8 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, ये सबको पता है। अश्विनी का थर्ड चरण पड़ता है, थर्ड चरण, ठीक है। रोहिणी के अंदर 8 डिग्री के अंदर कृतिका का फोर्थ नक्षत्र, फोर्थ चरण पड़ता है यहाँ पर, तो कृतिका आएगा यहाँ पर। तो इनके 12वें भाव में जब मैं प्रिडिक्शन करूंगी, तो मैं कृतिका नक्षत्र की प्रिडिक्शन करूंगी क्या नहीं? 12वें भाव में रोहिणी में 8 डिग्री पर क्या आएगा? रोहिणी में 8 डिग्री पर क्या आता है? कृतिका आता है, इतना सबको पता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है जो मैंने बना के ग्रुप में वीडियो भेजा था? इतना किसी को याद, मेरे अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 8 डिग्री पर रोहिणी में क्या आता है? कौन सा नक्षत्र आता है? कृतिका आता है इसमें, सॉरी, इसमें टॉरस में क्या आता है? 8 डिग्री पे कृतिका आता है, इतना सबको पता है। आप अपना गर्दन हिलाएंगे तो मुझे पता लगेगा ना कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। और बाकी सब अपने वीडियो ऑन करिए। तो 8 डिग्री पर वो आता है, तो मैं जब 12वें भाव की प्रिडिक्शन करूंगी तो मैं कौन सा नक्षत्र उठाऊंगी? कृतिका उठाऊंगी। कृतिका के बारे में जब प्रिडिक्शन कर रही हूँ वही उठाऊंगी, ठीक है। मैं जब 11वें भाव की प्रिडिक्शन करूंगी तो मैं क्या उठाऊंगी? अश्विनी। अश्विनी के सारे एट्रीब्यूट आएंगे 11वें भाव में, क्योंकि 8 डिग्री मेष में अश्विनी की आती है, ठीक है। लगन में यहाँ पर 8 डिग्री पर, 8 डिग्री पर क्या आता है? आद्रा, मृगशिरा 6:40 पे खत्म हो जाता है और आद्रा 1 आता है। तो मैं जब यहाँ पर इनके लगन के लिए प्रिडिक्शन करूंगी तो आद्रा उठाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर पुनर्वसु, क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 10 डिग्री, सॉरी, पुष्य 3:20 पर पुनर्वसु खत्म हो जाता है। कैंसर के अंदर 8 डिग्री पर पुष्य का सेकंड चरण आता है। तो यहाँ पर जब कैंसर के लिए प्रिडिक्शन करूंगी तो मैं किसकी प्रिडिक्शन, अगर कोई ग्रह नहीं बिठा रही हो अभी, मैं ग्रह को छोड़ दो आप लोग, ठीक है। ये होता है कि हमारे पर्टिकुलर लगन की डिग्री के हिसाब से इन 12 भावों में कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है। ये समझ आया कॉन्सेप्ट सबको? ऐसा नहीं होता सता, क्योंकि अगर किसी में कोई ग्रह नहीं है पर वो नक्षत्र तो है ना वहां पर, वो डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है हमारे लगन की? डिग्री, ठीक है। किसी के वहां पे अश्विनी आएगा, किसी के वहां पे भरणी आएगा, किसी के वहां पे कृतिका आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा ना सबके लिए। लेकिन वो 11वां भाव, जैसे अश्विनी है, 11वां भाव क्या है? लाभ का, गेन का, प्रॉफिट का, ठीक है। अश्विनी क्या है? बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला नक्षत्र, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी सोचने वाले, हीलर्स, थिंक, आयुर्वेद डॉक्टर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आपको अपने गेन को लेके बहुत इच्छाओं की बहुत जल्दी लगी रहती है, सब्र नहीं है आप में। 11वां भाव इस चीज का है ना, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन को यहाँ पर ऐसे ऐड ऑन करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि हमें कौन सा नक्षत्र उठाना है, ठीक है। चलिए दीपक जी, क्लियर हुआ? ठीक है। तो जी मैम। अब ये अब यहाँ पर एक चीज और, एक और ये है कि केतु का नक्षत्र है, तो केतु जैसा स्वभाव होगा। 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूला 3 केतु के हैं, इस चीज को साइड पे रख दीजिएगा यहाँ पर। उसका रीजन, केतु को विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से लॉर्डशिप दी गई है, ग्रह की लॉर्डशिप, ठीक है। केतु के प्लेसमेंट पे ये जरूर निर्भर करता है कि अश्विनी का स्वभाव कैसा निकल कर बाहर आएगा। लेकिन ये ऐड ऑन करना कि केतु संन्यास है, केतु अध्यात्म है, केतु डिटैचमेंट है, तो अश्विनी का नेचर भी ऐसा नहीं, ये नहीं होगा। ये बोलते हो ना केतु अपने खुद के नक्षत्र में है, अभी ये कुंडली दिखा दूं मैं, बढ़िया हो गया वो तो अश्विनी नक्षत्र में आके, ये एक रहता है ना हमारे वर्ड्स, इसको साइड कर देना।
सिर्फ और सिर्फ लॉर्डशिप के लिए हम लोग उसको विंशोत्तरी महादशा में कैसा रिजल्ट आएगा, वो जो लॉर्डशिप है वो इसलिए इसको और वो सीक्वेंस के लिए इसको जैसे जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने देखा किसी का राहु कृतिका नक्षत्र में था, ठीक है, राहु की दशा चली प्रत्यंतर 5th हाउस में, हाँ 5th में, यस 5th में ना 6th में, 5th में था शायद कृतिका, राहु की प्रत्यंतर चली लाइफ से 5th के मतलब संतान या वो कट, कृतिका कट है, राहु की दशा चली कृतिका कृतिका ना, वो लोग सारे दूर हो गए, कट हो गए जीवन से। आप समझे? तो वो लॉर्डशिप इसलिए दी गई है कि कैसा उसका वो रिजल्ट आएगा। राहु कृतिका में था, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी, अब कृतिका का सूर्य बनता है तो सूर्य की महादशा कैसी जाएगी, वैसे वो लॉर्डशिप के लिए दिया गया है। लेकिन हम लोग उसको नेचर उसमें ऐड ऑन करने लगे। पुष्य पुष्य अनुराधा एंड उत्तरा भाद्रपद तो बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। शनि के सारे गुण थोड़े अपन हमेशा उसमें बोल देंगे। तो ये चीज भी साइड पे रखनी है इस कोर्स के अंदर। इतना सबको समझ आया? बेसिक चीजें हमको हमको आगे जाके इसको प्रिडिक्शन में यूज करने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। तो आज की क्लास इसीलिए है कि 1 वीक नेक्स्ट ट्यूसडे तक 1 वीक है, अपने आप को ट्रेन करो कि हमको कैसे, मेरे को एक सेकंड के लिए भी आप लोगों को सोचना नहीं पड़े कि रोहिणी की डिग्री क्या है, वृक्षिरा की डिग्री का क्या है, किस नक्षत्र में कितने तक आती है। मैं करने को तो 27 के 27 नक्षत्र लॉन्च कर देती। आप समझते समझते थक जाते, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाती। मैं दूसरा पार्ट 2 1 मंथ में ही कर, लेकिन आपको एटलीस्ट एक एक नक्षत्र की स्टोरी, एक एक, क्योंकि 27 मतलब पूरा साल, ठीक है, और 12 क्लास, सिर्फ 9 क्लास, तो आप एक एक नक्षत्र की स्टोरी यहाँ आ जाएगी, एक एक नक्षत्र की प्रेडिक्शन यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हर एक कुंडली में हर एक नक्षत्र काम करता है। ये नहीं है कि मैडम मेरा तो पहले 4 9 नक्षत्र में कोई ग्रह ही नहीं है। अरे कोई भाव तो है, वो भाव तो उठाएंगे अपन, उस भाव को तो पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज काम करती है। तो पहला कॉन्सेप्ट, ग्रह को मत जोड़िए। दूसरा, डिग्री वाइज आपको याद होना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्र और लगन और सूर्य के नक्षत्र, बाकी उस भाव से संबंधित रिजल्ट देंगे, ठीक है। कोई नक्षत्र कैसा रिजल्ट निकालेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है उसका नक्षत्र, मतलब स्वामी केतु सूर्य ग्रह स्वामी जो बनते हैं, ठीक है, ग्रह स्वामी जो बनते हैं उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। धीरे धीरे अपन सीखेंगे सब, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, जैसे किसी का भरनी 4 में है, भरनी 4 स्कॉर्पियो नमांश, भरनी 4 स्कॉर्पियो नमांश, ठीक है। स्कॉर्पियो में नीच का कौन सा ग्रह होता है? चंद्रमा। डिप्रेशन का इश्यू रहेगा, आइसोलेशन का इश्यू रहेगा, एक एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी। तो जब माइंड में यहाँ पर होगा ना भरनी 4 स्कॉर्पियो, तब ये प्रिडिक्शन निकलेगी ना। Madam, Poonam ji, I'm sorry, I'm interrupting. But how did you interpret that Bharni in Navamsha is ये मैं कैलकुलेट Scorpio? तनुजा जी, ये मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगी ये, अच्छा, ओके, है ना, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो भरनी 4 स्कॉर्पियो नमांश, चलो छोड़ो ये सभी छोड़ो, आप चंद्रमा ही है तो चलो भरनी 4 में अश्विनी 1, ठीक है, अश्विनी 1 वर्गोत्तम नवमांश में मेष में, यहाँ मेष में वर्गोत्तम, लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा तो वर्गोत्तम हो गया। कोई ग्रह है, शनि है, चलो शनि है किसी का, मैं बता रही हूँ, शनि है किसी का अश्विनी 1 में, तो नवमांश में भी उमेश में गया, वर्गोत्तम हो गया, बहुत खुश, ठीक है। एक चीज बोली जाती है नक्षत्रों के लिए कि अगर इसमें पाप ग्रह हैं राहु केतु शनि, तो आपका नक्षत्र अफ्लिक्शन में आ गया, ठीक है। 6 8 12 में गया तब भी अफ्लिक्शन है, ठीक है। जिनका मैं वर्गोत्तम की बात कर रही हूँ
उनका D1 कुंडली में कॉम्बिनेशन है कन्या लगन, अश्विनी गया अष्टम, वहां पे शनि है, शनि है, ठीक है। शनि किसका कारक तत्व है? अष्टम क्या है? छुपी हुई चीजें, डर। शनि किसका है? करियर। उनका मेरे पास एक ही क्वेश्चन होता है, मैम मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? डर दे रहा है ना वो वहां पर। हमेशा ही कि मैडम मेरे कोई दिक्कत तो हर 6 महीने में आता है कि मैम मेरे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी करियर में, ठीक है। और एक्सीडेंट्स, अश्विनी क्या है? व्हीकल, चैरियट, गोल्ड की, ठीक है। क्योंकि सूर्य से उगने वाली पहली किरण से पहले अश्विनी कुमार आते हैं, चैरियट आते हैं बैठ के उस पे। तो व्हीकल एक्सीडेंट, उनके जितने व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं हर उनको खुद नहीं पता, बस इसीलिए आते हैं कि मैडम मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। क्यों? अश्विनी अफ्लिक्शन में है। अश्विनी जब अफ्लिक्शन में हो, व्हीकल एक्सीडेंट। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 69 to 71 सब, मतलब मेष में था और 1 साल तक अश्विनी में था तो सबके थोड़े एक्सीडेंट हो रहे होंगे, लेकिन उनका अष्टम में है, एक्सीडेंट का कारक भाव में है। तो यहां से प्रिडिक्शन हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए 1 हफ्ता दे रही हूँ, माइंड को ट्रेन करो। फिर आपको पता है कि मेरे को फिर गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। नक्षत्र सिखाने के लिए मुझे अपने माइंड को ना देना पड़ा है कि नहीं पूनम सिखाने पड़ेंगे, अब स्टूडेंट कह रहे हैं तो, अदरवाइज मैं नहीं सिखाती। मैं सही बता रही हूँ, दीप्ति को पता है मैं नक्षत्र नहीं सिखाती। मेरा पूरा था मैंने को नहीं सिखाना, वैदिक बढ़िया चल रहा है मैं। लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप लोगों को उतना अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगली क्लासों से तो मैं शुरू हो जाऊंगी। ये तो अभी 4 ही अश्विनी से अश्लेषा ही है, 4 राशियां कवर हो रही हैं। आपको 27 के 27 नक्षत्रों के नवमांश यहाँ यहाँ रटे हुए होने चाहिए, तब जाके प्रेडिक्शन निकलेगी। एक और बात बताती हूँ इसमें। अब इसमें ये आ जाता है कि जो नवमांश में जो सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। अश्विनी पदाचार या अश्विनी पदा रोहिणी पदाचार ले लीजिए, चलिए रोहिणी पदाचार कैंसर नवमांश, ठीक है। कैंसर नवमांश, कैंसर में कौन नीच के होते हैं? मंगल। उच्च के कौन होते हैं? जुपिटर। रोहिणी पदाचार का अब जिस भी भाव में आ जाए, चौथे भाव में मान लो किसी का रोहिणी पदाचार आ रहा है, ठीक है। कौन सा लगन हुआ ये? टॉरस 2 नंबर में उधर आए तो एक्वेरियस लगन हुआ, एक्वेरियस लगन हुआ, टॉरस सेकंड 4th हाउस में, ठीक है। रोहिणी पदाचार, कैंसर नवमांश, आपकी मदर को हड्डियों का और ब्लड का इशू है। मंगल किसकी बीमारी देता है? ब्लड की बीमारी देता है, एनर्जी लॉस देता है, बीपी की बीमारी देता है। मदर 4th हाउस। तो हमको इतना ट्रेन करना है इसे इस हफ्ते अपने माइंड को, कि हम नवमांश भी देखेंगे, हम ग्रह नक्षत्र की एनर्जी भी समझेंगे, विद स्टोरीज, जितनी स्टोरी अवेलेबल है। कर्म विपाक संहिता चलो प्रेडिक्शन के लिए आएगी, उसके अलावा जितनी भी स्टोरी अवेलेबल है उस सारी स्टोरीज को लेकर उनसे प्रिडिक्शन कैसे निकाली जाए, और किसके जीवन में घटित घटनाएं, इनके इनकी एजिस भी हैं, इस एज में ये घटना होती है। पर एजिस से मच बेटर है दशाएं, आपको वो सब चीजें दिखा देती है। एजिस तो एक पर्टिकुलर है, पर दशाएं आपको सब दिखा देती है। इस नक्षत्र की दशा, उस ग्रह की दशा, नक्षत्र स्वामी की दशा, या उसमें कोई बैठा है ग्रह उसकी दशा, आपको वो रिजल्ट दिखा देगी, ठीक है। इतना सबको समझ आया कि हमको ये कोर्स कैसे करना है? इजी नहीं है ये कोर्स, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर चार्ट, वैदिक तो क्या है? वैदिक तो ऊपर ऊपर का लेयर है। हम प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, हम लोगों को बता देते हैं। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि जब वैदिक इतना पढ़ा चुके हो तो नक्षत्र में क्यों करना है, करना क्यों है? आपको डीप में याद पता होना चाहिए। अब एक बहुत, अब मेडिकल है, हीलर अश्विनी कुमार, भरनी कंसीव है, तो एक तिथि है त्रयोदशी तिथि, भरनी नक्षत्र,
और प्लस शुक्रवार, अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, त्रयोदशी तिथि, भरणी नक्षत्र और शुक्रवार, हाँ फ्राइडे, तो उस दिन अगर कंसीव, किसी को बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो रहे हो, मिसकैरेज का दिक्कत देता है ना भरणी नक्षत्र, किसी को बहुत सारे मिसकैरेज हो रहे हो, वो बार बार मिसकैरेज, संतान नहीं कंसीव हो रही हो, ये दिन निकाल के दे दो मुहूर्त कि उस दिन आप कर लो, आप कंसीव कर लो उस दिन, आपका मिसकैरेज नहीं होगा। तो ये कौन बताएगा अपने को, ये अपने को सीखना है ना, ये इसकी रेमेडीज में आता है, रेमेडीज पार्ट जो मैं थोड़ा लेटर बताऊंगी, हर नक्षत्र का बहुत छोटा सा रेमेडी पार्ट है, क्लास के एंड में बताऊंगी। ये हमको सीखना है, ठीक है। अब आते हैं कर्म विपाक संहिता पर, उठानी कौन सी है। कर्म विपाक संहिता दो है, एक तो सिंपल जो मैं दिखा देती हूँ, फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। एक राइटर है, काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनकी बुक निकली थी लास्ट ईयर, ट्रांसलेशन कर्म विपाक संहिता का, श्री हेमंत भट्ट सर, हेमंत भट्ट सर, मैं बुक बताऊंगी आपको। उन्होंने पीडीएफ निकाली है, पीडीएफ निकाली है, उसका पेपर वर्क नहीं है, पीडीएफ मेरे पास है पर मैं नहीं दूंगी। उसका रीजन है, अगर वो फ्री अवेलेबल होती ना गूगल पे, मैं आपको दे देती, अगर वो फ्री अवेलेबल होती मैं दे देती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैंने खुद उनसे खरीदी है। एक ज्योतिष अगर अपनी इतनी मेहनत लगा के बुक लिख रहा है और वो फ्री अवेलेबल नहीं है, किसी ने अपलोड नहीं किया उसको अभी तक, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम उनको हेल्प करें और अपना गुरु खराब ना करें फ्री में पैसे देकर। ज्यादा महंगी नहीं है, 900 रुपए की वो बुक पीडीएफ है, ठीक है। उसको मैं लिंक भेज दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। रीजन, उसका रीजन मैं बता देती हूँ, कि एक सेकंड मेरे को होल्ड दोगे तो मैं बुक भी ले आती हूँ, यहाँ पर पढ़िए कर्म विपाक संहिता भी, कौन सी है, एक सेकंड। आप लोग अगर सिंपल गूगल अमेजन करेंगे तो आपको सिंपल ये बुक मिल जाएगी, सिंपल, हर जगह अवेलेबल है ये बुक सिंपल। मैं ग्रुप में इसकी फोटो भेज दूंगी। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों को ट्रांसलेशन समझ नहीं आता, हम बोलते हैं लैंग्वेज इजी नहीं है, उसका रीजन ये है। और हेमंत भट्ट सर ने क्या किया है, उसको एक एक लाइन को, एक एक श्लोक को ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में बुक है वो, एक एक श्लोक को ट्रांसलेट किया उन्होंने, और रेमेडी को भी एक एक चीज को लिखा है, वहां उन्होंने तरीका भी बताया है, वो तरीका तो मैं भी बताऊंगी कि आपको कौन सा नक्षत्र उठाना है उस रेमेडी के लिए, ठीक है। लेकिन सर का जो ट्रांसलेशन है ना, इजी हो गया है थोड़ा सा, कि ऊपर श्लोक का पूरा श्लोक लिखा हुआ संस्कृत में, नीचे उसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो वो बुक आप परचेज कीजिए अब, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्री में, अगर कुछ फ्री में अवेलेबल है, दैट इज ओके, कोई खुद ही फ्री में दे रहा है या हो गया है, दैट इज ओके। लेकिन अगर किसी का पर्सनल है, उसको नहीं शेयर करना चाहिए, ये अपने गुरु तत्व को खराब करने का एक तरीका है। मैं दिखाऊंगी आपको मैं कि वो बुक में कैसे, अभी मैं खुद ही दिखा रही हूँ आपको बुक कि कैसे वो ट्रांसलेशन है उसके अंदर, तो आपको भी उठा दे पर, तब तो वो आपको भी समझ आएगा कि हमको भी कैसे उसको देखना है। ये मैं बुक दिखा रही हूँ आपको, ये बुक का नेम है, तो क्या है कि आप लोगों को भी इजी हो जाएगा इसको देखना। कर्म विपाक संहिता चरण पद फला बाय श्री हेमंत भट्ट सर, संस्कृत और इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। तब एक सेकंड और रखिएगा, एक सेकंड। इसमें आप देखेंगे नीचे, जैसे अपन जैसे इस बुक में नीचे जाते हैं, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में चलो सब देते हैं, उन्होंने एक एक चरण का एक एक स्टोरी इसके अंदर दी गई है। देखो, अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, पहले देखना कैसे है,
और पास्ट उनका थोड़ा टिपिकल है कि पास्ट लाइफ का हमें अपना कुंडली कैसे बनाना है 12वें भाव को, वो एक अलग चीज है, वो बहुत लेटर आप करिएगा अपने जीवन में। मैंने तो इनसे सीखा हुआ है, हेमंत भट्ट सर से सीखा है मैंने वो निकालना। लेकिन पहले एक एक बुक का ये तो इतना इजी वे में आपको कहीं भी कर्म विपाक संहिता नहीं मिलेगी, इतनी इजी में। ठीक है, तो जब आपको लेनी हो तो इसी को ली, मैं कल सुबह क्लास में लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, तो वहां से आप pothi.com है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एक नक्षत्र का ट्रांसलेशन एक एक बहुत अच्छे से उन्होंने करा। मैं रोकती हूँ अभी, अश्विनी पे रोकती हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि कर्म विपाक संहिता क्या है, शिव ने माँ पार्वती को एक एक चरण की वो स्टोरीज, क्या पिछले जन्म में कर्म किया है, क्या उसका पास्ट लाइफ में था, और कैसे उसको रिलीफ मिल सकता है उस रेमेडी से। ये रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है, अपने हर चार्ट पे कुछ दिक्कत नहीं है तो लगाना मत शुरू कर देना। अश्विनी वन, ये देखिए उन्होंने एक एक को, भगवान शिव कहते हैं ये कर्म कमिट किए, ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए, इस शहर में पैदा हुए, वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर माँ पार्वती को सुनाया है। ठीक है, मैंने अपने इतनी मैंने कर ऑनलाइन कर्म में विपाक संहिता देखी है, और देखी सबसे इजी यही है। ठीक है, उनकी हेल्प भी हो जाएगी सर की आपकी तरफ से, और इसलिए मैं नहीं दे सकती ये पीडीएफ, आप लोग परचेज करिए इसको, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी ने नहीं फ्री दिया है तो उसको इधर से उधर मत करिए, आपका गुरु तत्व खराब होगा। कोई फ्री दे रहा है तो कोई नो इशू। ठीक है, अब ये रेमेडीज सिर्फ तभी करनी है जब हम कंडीशन टिपिकल हो, अदरवाइज नहीं छेड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ आया कोर्स कैसे चलेगा, कैसे हमको इसको समझना है। तो इस एक हफ्ते के अंदर नक्षत्र का पूरा वो, अभी तो 9 ही नक्षत्र हैं तो इजी, इसीलिए मैंने 9 करके किए हैं कि आप लोगों को इजी हो और मुझे समझाने इजी हो, क्योंकि फिर हमारा फोकस क्या रह जाएगा, मेरा नक्षत्र कब आएगा, सारा फोकस उधर ही चला जाता है। नहीं, हमको सारा पढ़ना है, सारा समझना है, ताकि हम इसमें से रिजल्ट दे सके। बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज मैं बताऊंगी जिनका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आजकल तो नक्षत्र की कैंडल्स भी आने लगी, हर्ब होती है ना, हर नक्षत्र का एक ट्री है, जैसे अश्विनी का कुलचा है, भरणी का आंवला है, तो हर नक्षत्र का एक ट्री है, तो उसको मिला के कैंडल्स और सोप्स भी आने लग गई है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है नक्षत्र की रेमेडीज करने से पहले पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए, आपको पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। मैं भी आज तक नक्षत्र की रेमेडीज, फोर्थ नक्षत्र प्रोस्पेरिटी के लिए, लगन नक्षत्र सिंपल, मान लीजिए आपने नक्षत्र की रेमेडी दे दी, ठीक है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आपने दे दी, 6 8 12 में A8 के पदा के साथ या अष्टम के स्वामी के साथ हो तो एक्सीडेंट भी तो शुरू हो जाएंगे ना, 12वें के साथ तो खर्चे भी तो शुरू हो जाएंगे ना, हॉस्पिटल के चक्कर भी तो शुरू हो जाएंगे ना साथ में। क्या एक ही चीज ट्रिगर होगी क्या, अच्छी अच्छी, बुरी नहीं होगी क्या ट्रिगर साथ में, एक्टिवेशन बुरा नहीं होगा क्या। तो नक्षत्र क्यों डिले हुआ, उसका रीजन यही है कि हमको एक एक चीज यहाँ पर, और मेरा यही तरीका है कि मेरी क्लास के बाद वो जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ बैठ जाना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं है कि आप घूम रहे हो वहां पर। कितना, हर नक्षत्र का गणेश जी जोड़े गए हैं, 32 रूप है ना गणेश जी के, जोड़े गए हैं। उन नक्षत्र, उन गणेश जी के रूप का मंदिर भी है, सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्ध पाली में जैसे मंदिर है एक मंदिर, तो वो गणेश जी उन वहां दो, जिसका लगन नक्षत्र मतलब लगन नक्षत्र है, उनको अपने जीवन में एक बार उस गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए। तो हमको सारी चीजें पढ़नी है, मुझे वो सारी चीजें देनी है, लेकिन उसको देने के लिए मैं बोल रही हूँ ना कि पात्र को कोई चीज दे रहे हो तो उसको उसको उसमें इतनी होनी चाहिए ना कि वो उसको ले सके। ठीक है, तो सबको समझ आया कि मैम हमको आज एक कोर्स महसूस हो रहा है कि पहली क्लास में आके फिर से आज लग रहा है फर्स्ट क्लास में आ गए। फर्स्ट क्लास मुझे याद आ रही है एस्ट्रोलॉजी की अपनी। नक्षत्र इजी एंड नहीं। कॉम्प्लीमेंट टू यू मैं आपकी इस क्लास के लिए मैंने आपको कनेक्ट किया था बिकॉज आई सॉ योर वैदिक वाली क्लास एंड आई वांटेड टू जॉइन ये नक्षत्र के लिए इंक्वायरी करी थी, देन आई जॉइन वैदिक। और हाँ, आज तो मेरे तो सिरन उठ रही है कि इतना काम है। मैम एक चीज पूछ लूं अभी, इसमें अभी जो एक मिनट। आपने आठ, अभी हाँ रुको, बोलो, हाँ बोलो प्लीज। जो हाँ आपने 8 डिग्री का बताया है
जो मुझे समझ में आया। मैंने पूरा ही चार्ट बना लिया, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि मैंने नक्षत्र का कुछ भी नहीं करा था। आई जस्ट वांटेड टू बी फेयर इनफ कि भी मैं जिनके पास करूं वहीं से मैं नॉलेज ले लूं सारी, क्योंकि पहले से आता होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे ये जो समझ में आया कि अगर मान लो सपोज आपने ये बताया कि 8 डिग्री का ये है, तो इसका मतलब पहला चरण उसका हर घर में 8 डिग्री का होगा। हाँ, चरण नहीं बोलेंगे आप इसको, हाँ उसका हाँ, मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ उसकी कुंडली में हर हाउस का 8 डिग्री का होगा। ओके। चाहे हमको सेकंड 8 भाव में दिखाना है, आए, सेकंड भाव में नहीं जो आए, नक्षत्र आएगा, सेकंड भाव में जो नक्षत्र आएगा वो वो 8 भी। डिग्री पर ही आएगा, वो 8 डिग्री पर ही आएगा। ओके। 8 डिग्री पर उस राशि के अंदर जो नक्षत्र होगा वो ही नक्षत्र उस भाव के अंदर आएगा। हर डिग्री 0 से 30 डिग्री है, हर राशि। तो 8 डिग्री पर उस भाव के अंदर, उस राशि के अंदर जो नक्षत्र आएगा, हमको उस भाव से संबंधित उस नक्षत्र की प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, तो इसलिए डिग्री याद होनी चाहिए मेरी नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले। अगर मेरा 29 डिग्री है जैसे, हाँ। तो फर्स्ट हाउस मतलब तो आपका उसमें फर्स्ट हाउस में मतलब पहले अभी एक 4 राशियों पर ही जाइए। ओके, आपकी मेष से लेकर कैंसर कहाँ पर जा तो रही है मेष में कृतिका से स्टार्ट कृतिका होगा, मेष, हाँ, और मेष में कृतिका, टॉरस में मृगशिरा, टॉरस में मृगशिरा, हाँ, उसके बाद थर्ड नंबर में पुनर्वसु, पुनर्वसु, और उसके बाद कैंसर में अश्लेषा। अश्लेष। हाँ, अश्लेषा इसी से अश्लेष, स्टार्टिंग हो, इसी से, और यही मतलब उस यही हाउस में हाँ, उस हाउस की प्रिडिक्शन इन्हीं नक्षत्रों से इन्हीं निकलेगी। नक्षत्रों से होगी। हाँ, ठीक है, हम्म तो ये कॉन्सेप्ट पहला है। और अब दूसरा इसमें एड ऑन क्या है, अगर किसी भाव में कोई ग्रह है, कोई तो ग्रह होगा, ये तो होगा। नेचुरल है, हम्म तो फिर उस ग्रह को उठाना है। जैसे मेरा फर्स्ट में मतलब मेष मेष में, राशि में राहु है, हाँ राहु तो राहु, कृतिका में ही, हाँ तो राहु अश्विनी में राहु है, सॉरी उठाएंगे। हाँ अश्विनी तो में। राहु अश्विनी उठाएंगे हम लोग, फिर कृतिका पे नहीं जाएंगे हम, ओके, क्योंकि उस हाउस की एनर्जी किसने ले ली, राहु ने। राहु ने ले ली ना, हम्म ऑलरेडी वहां एक ग्रह है ना, हम्म, फिर हम उसको उठाएंगे ग्रहों को, और ग्रह नहीं है तो इस डिग्री वाले सिस्टम को उठाएंगे। इसको ठीक है, मैम इसका कंफ्यूज। मतलब तो ये हुआ जो घर खाली है विदाउट एनी प्लैनेट है, तो उस 8 डिग्री पे उस नक्षत्र का सर है, जैसे आपने हाँ अभी बताया। हाँ तो हाँ, इसका मतलब कुछ अच्छा या बुरा होगा तो वो नक्षत्र के थ्रू रिजल्ट मिल रहा है। हाँ जी, वो नक्षत्र के थ्रू नहीं, डिग्री का मतलब ही यही है ना, डिग्री का मतलब ही यही है। मैं यहाँ पे बहुत कुछ है, मिड मिड डिग्री और इक्वल हाउस, इतना कुछ बताती, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। सिंपल रखो, मैं बोलती हूँ ज्योतिष को दैट्स जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। हमारी जन्म की डिग्री हमारा सब कुछ डिसाइड करती है ना, लगन डिसाइड करती है ना, उसी से सभी डिविजनल चार्ट का निर्माण होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लगन की डिग्री। दैट मोमेंट हमारा बर्थ हुआ, वो राशि इतनी चल चुकी थी, ठीक है, उस वक्त हमारा बर्थ हुआ। तो इतना सबको समझ आया, हमको उठाना क्या है, थोड़ा पकड़ना है, क्या अभी है। और देखेंगे और बार बार देखेंगे तब समझ आएगा। इट्स ये क्लियर हो बार गया। बार इसको देखिए। अब मैंने क्या बोला, हम्म मैंने क्यों ग्रुप पे भेजा, अपने चार्ट को जब हम बना लेंगे ना, हम्म ग्रह है फिर ग्रह को पकड़ेंगे अपन, फिर अपन ग्रह को पकड़ेंगे। ग्रह नहीं है फिर अपन इस राशि को पकड़ेंगे। मेरा पुष्य में है तो शनि जैसे नेचर नहीं आएगा, पुष्य जैसा नेचर आएगा। पुष्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, मतलब देवता, हम्म तो हम उनको ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, पहली क्लास है अश्विनी की, एक 10 क्लास का कोर्स क्यों है, पहली इंट्रोडक्शन क्लास होनी थी, बाकी 9, हर एक नक्षत्र की एक क्लास, अश्विनी भरणी एक क्लास, लास्ट में रेमेडी पोर्शन। पहले उसकी एनर्जी को समझना है हमको। मेरे को ये चाहिए ही नहीं कि मैडम मेरा बुध इसमें, मैं अपने आप समझा दूंगी, उस ग्रह की उस नक्षत्र की एनर्जी समझ आ जाएगी ना, तुम खुद को, आप लोगों को खुद को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ग्रह कैसा काम करेगा, क्योंकि ग्रह का नेचर हमें पता है। ठीक है, लेकिन पहला ध्यान आपका ये होना चाहिए, मुझे ना नक्षत्रों की एनर्जी को समझना है, क्योंकि नक्षत्र है क्या, नक्षत्र क्या है, नक्ष क्षेत्र, नक्शा, नक्शा ही तो है, आकाश में तारों का नक्शा, हम्म इससे उनका फिगर बना है। ठीक है, इस पंचांग को हम 5 प्लस अंग में डिवाइड करते हैं,
तो नक्षत्र को भी अगर हम डिवाइड करें तो नक्षत्र, तारों का क्षेत्र, नक्शा, ठीक है। जो तारों 300 तारे हैं टोटल, 300, इन 300 तारों को अलग अलग जैसे पहले 3 तारे हैं अश्विनी के, तो वो एक ट्रायंगल की शेप बनाते हैं, ट्रायंगल की, वो हॉर्स का फेस जैसा। तो हर तारा एक सिंबल बनाता है, जिस सिंबल एक नक्षत्र को दिया गया है। टोटल 300 तारे हैं, पहला 3 तारे, हर किसी को 11 है, किसी के 27 है, किसी के क्या है, उस हिसाब से सिंबल बने हुए हैं, ठीक है। तो हम उन सिंबल से, उन शक्ति से, उन देवताओं से हम कितना प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, ये हमको निकालना है। और देन उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल लेवल में ट्रीट करना, टिपिकल वो नहीं करना है हमको ट्रीट के आज ये उपाय दो और आज ही उनका सब खत्म हो जाए, नहीं। सिंपल बेसिक हमारे रेगुलर बेस पे हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हर नक्षत्र के इत्र, मतलब जो फूल बनते हैं, जो उनके इत्र भी आते हैं, तो आप कैसे उनको ले सकते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं। कलर्स हैं, हर नक्षत्र के कलर हैं उन डे पे। और नक्षत्र की रेमेडी कब शुरू होती है, जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी क्लास थी, अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो आप लोगों को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कि चंद्रमा, ये सब की सब जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी है, कोई पद्म पुराण में से है, कोई सभी की सभी, हर किसी ना किसी अर्थवेद में, सब में है ये सब कुछ। किसी किसी कोई स्टोरी कहाँ पर है, कोई स्टोरी कहाँ से उठाई गई है, इनको सबको किया गया है। मैं बोलूं मैं कहाँ से पढ़ी, मेरे पास कोई नक्षत्र की एक सिंगल बुक ऐसी नहीं है जिसमें मुझको एक चीज मिल जाए, ठीक है। मेरे पास होंगी, पर किसी भी नक्षत्र की बुक से मैं खुश नहीं हुई, मतलब मजा नहीं आया। मतलब मजा आता ना कि एक में सब कुछ मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा इधर से उठाया, थोड़ा सा इधर से आया। कब से नोट्स बना रही हूँ मैं, आज से नोट्स नहीं बना रही हूँ, तो 3 साल हो गए नक्षत्र पे लगे हुए को, ठीक है। कहीं से क्या उठाया, कहीं से सोचा अच्छा इसका ऐसा काम करता है, इसके ऐसे काम करता है, तब जाके अपन इसको दे पाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में अश्विनी पढ़ेंगे, तो अश्विनी के 4 ही चरण है। उस क्लास में उसी नक्षत्र की एनर्जी को हम समझेंगे। और आप 4 चरण ही तो हैं, जीरो से, मेष की जीरो से लेके 13-20, ठीक है। 4 ही नवमांश है, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। यहीं से तो वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है नवमांश का, ठीक है। तो इन 4 को ही पढ़ेंगे, इन 4 को ही समझेंगे। अश्विनी 0 डिग्री 13-20 तक, तो इजी हो जाएगा। एक एक नक्षत्र को एक दिन देंगे ना, तो इजी हो जाएगा डिग्री याद करना और उसको पूरा अपने अंदर लेना, ठीक है। तो आपके जहां जहां अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, या आपके रिलेटिव के, स्पाउस के, बच्चों के मत उठाइएगा चार्ट, दोस्तों के, जिनको आप जानते हैं, जिन जिन भावों में पड़ता है या कोई ग्रह उसमें है, उसको लेकर आए, बैठे अपने पास लेकर। कम से कम 10 चार्ट तो आपके पास होने चाहिए इसको समझने के लिए। Poonam ji, one question. Why did you say that do not pick up the kids' horoscopes? अगर छोटे बच्चे हैं तो किड्स हॉरोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं तनुजा जी, हम घबरा जाते हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव पॉइंट पे अश्विनी का बताऊंगी ना, तो हम सीधा ट्रिगर करेंगे, अच्छा इनकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। आप समझे, हम जल्दी कनेक्ट करते हैं अपने बच्चों के चार्ट से, बच्चों के चार्ट Thank नहीं। you. बस यही मेरा यही कहना है। ऐसा नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल हैं, आप इतना सोच चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर अश्विनी का पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी तो मैं नेगेटिव भी तो बताऊंगी ना, तो हम फिर उसमें सीधा बच्चों पे ट्रिगर ले लेंगे उस चीज को। मतलब अच्छा, अपनी एज तो आज सबकी एज इतनी है कि हम अच्छा हाँ ऐसा तो हुआ था, ऐसा तो हुआ था, उसको अपने पे तो हम ऐसे लेंगे। लेकिन बच्चों के चार्ट में हम लोग लेंगे, ओ मतलब थोड़ा खुद ही कॉन्शियस हो जाएंगे। बस इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों के चार्ट ना लें, अपने दोस्तों के लें, किसी के भी लें, 10 चार्ट आप लेकर बैठे। अंजी कंचन जी। Thank you. मैम 2 क्वेश्चन थे। एक तो कि कंजक्शन अगर हुआ कोई भाव में तो नक्षत्रों को कैसे देखते हैं फिर? कंजक्शन अगर हुआ, जैसे किसी भाव में अश्विनी दोनों 2 ग्रह हो, मान लो हाँ। 2 ग्रह भी हो सकते हैं, आपका ये कहना है ना, तो वो अपने अपने उन दोनों का अपन देखेंगे, उनके अपने दशाओं में वैसा वो रिजल्ट देगा। तो जिसकी दशा लगी है उसका हाँ नक्षत्र बेसिकली ज्यादा हाँ
बेसिकली ज्यादा impacted है। एक्टिव कौन सा हुआ, हाँ, इसलिए। अब एक सिंपल सी बात है, मूला, मैं एक बहुत सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मूला है, मूला नक्षत्र का जो सिंबल है रूट, जड़ें, एक सिंबल से प्रिडिक्शन अपन निकालते हैं, जड़ें, ठीक है। तो जड़ें मतलब हम बहुत डीप में कोई चीज देखेंगे, बहुत ऊपर ऊपर से कोई चीज को, मतलब अंदर डीप में जाएंगे, समझेंगे उस चीज को, यही नेचर देगा ना उसका। उसमें आप बृहस्पति डाल दो, उस मूला में बृहस्पति डाल दो, तो वो नॉलेज के लिए पूरी रिसर्च करेगा, पूरा डीप में जाएगा, पूरा सोचेगा, ये वो करेगा। लेकिन कंचन जी वो काम कब करेगा, जब जुपिटर या केतु में से किसी की दशा आएगी, तब उसको आभास होगा ना उस चीज का। अब मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। यस, अब मुझे हाँ। इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या मुझे, मतलब आभास तो तभी होगा ना जब वो दशा आएगी। हम्म तो ये यहाँ ऐसे अपन इसको निकाल के लेकर जाएंगे। ठीक है मैम, जैसे बोलते हैं कि अगर सपोज बुध शुक्र दोनों कंजक्शन में बैठे हैं, बुध की महादशा चल रही है लेकिन शुक्र भी एक्टिव हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो वो। साथ में बैठते हैं, वो रिजल्ट हाँ, देते हैं, साथ तो में बैठते हैं, एक्टिवेशन देते हैं। तो ऐसे ही नक्षत्र के केस में भी बोल सकते हैं कि। नहीं, नक्षत्र नहीं, में अगर सेम सेम, जैसे मान लो बुध भरणी में है और वो अश्विनी में है, तो फिर अपन ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। ओके। नहीं, एंड तब नहीं। मैम, दूसरा ये क्वेश्चन था, मैं आपके वीडियो में देखा था कि जो नक्षत्र में हम पैदा होते हैं, जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उससे एक पहले नक्षत्र जो आता है वो आपका अति मित्र होता है। तो उसकी उसकी रेमेडीज या उससे रिलेटेड कुछ हमें पहन के रखना चाहिए। तो ये हमें, यानी इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि। नहीं, इसके लिए नहीं सोचना पड़ता। ये ओके। नवतारा, अगर वो जो 27th नक्षत्र है आपके पीछे का बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में ना हो, हम्म तब सोचेंगे, अदर सिंपल में नहीं सोचेंगे। सिंपल ओके। बैठे, चाहे अष्टम में बैठा, कहीं बैठा, सिंपल। अगर मान लो वो आपका 27 नक्षत्र का स्वामी राहु केतु के साथ बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, खराब हो गया, तब सोचेंगे अपन। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो सिंपल मच। में नहीं सोचते कभी भी। तो वैसे पहन सकते हैं हम कुछ भी बड़े उससे आराम से, रिलेटेड। बड़े बड़े आराम से ओके, श्योर मैम, थैंक यू। पहन सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं जैसे अश्विनी का मेल हॉर्स है, तो मेल हॉर्स का कलर लगा के वो लगा, मतलब सिंपल उस तरह से एक्टिवेशन आप दे सकते हैं। अब जैसे मैम मेरा आर्द्रा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, तो मैं सोच रही थी मृगशिरा से रिलेटेड कुछ अगर मैं पोस्टर लगा लूं मृगशिरा, तो वो। डियर का ना, डियर। डियर का या हाँ। मृगशिरा का आप पोस्टर बड़े आराम से लगा सकते हैं। कस्तूरी का इत्र आता ओके, है ना, कस्तूरी इत्र बहुत अच्छा होता है, और आप उसको यूज कर सकते हैं रेगुलर बेस पे, जिस दिन चंद्रमा मृगशिरा के अंदर हो। समझ गई मैम। ओके, थैंक यू। ठीक, ठीक। दीपक जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। अ, मैम आपने जो बोला कि नेक्स्ट क्लास में हमें कुंडली चाहिए अश्वनी की, तो मैम उनका जो लग्न है वो अश्वनी से रिलेट करना कुछ भी चाहिए कैसे? कुछ भी दीपक जी, अश्विनी मतलब अश्विनी तो कहीं ना कहीं तो आएगा। जी। मून होगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि नेचर एज इट इज लगेगा, आप समझे, एज मैं जो बोल रही होंगी आपको कि हाँ मैडम लग रहा है, आप समझे। ओके। 2 से 3 चार्ट मून के हो, बाकी अश्विनी कहीं भी आता हो, बट आप उसको जानते हो बस। ठीक है मैम। और मैम दूसरा, मैम जो आपने बोला डिग्रीज याद होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले, तो मैम उसका कोई डायग्राम है क्या आपके पास, ऐसा कुछ कि कैसे? कंचन जी प्लीज ग्रुप पे भेजो बना के, जिसने साफ सुथरा बना रखा हो, वो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करो, मैम मेरे क्योंकि पास पूरी डिग्री वाला एक चार्ट है, मैं वो भेज देती हूँ। वो प्लीज। भेज दो। उसमें चरण नहीं लिखे हैं लेकिन पर डिग्री सारी मेंशन्ड है, तो चरण हमें अभी कैलकुलेट करना मैम जिसने पड़ेगा। भी ये बना रखा है। मैम ये हाँ हेल्प बताओ। करेगा क्या कुछ? मैम हाँ, ये आप एक, आपका शेयर हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, बस हो रहा है शेयर। ये हेल्प करेगा, करेगा नो डाउट। इसमें आप देखो, बट यहाँ इसमें पर डिग्री नहीं है इसमें एक्चुअली। डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है ना, तो डिग्री डिग्री का मैं भेज देती हूँ। भेज दो। कंचन जी आप भेज दो, जिसने भी अपना खुद का बनाया है प्लीज वो ग्रुप पे भेजो, एक दूसरे की हेल्प करो, तो समझ आएगा। ठीक है, ठीक है मैम। ये तत्व और उसमें निकालने में आएगा, लेकिन अभी क्योंकि इसको छोटा रखना, आप इसको शेयर हटा लीजिए अभी दीपक जी, जी जी। हो गया ये, क्योंकि इस कोर्स को छोटा रखना बहुत जरूरी था। मैं खुद जानती हूँ कि मैं जब 27 नक्षत्र पढ़ रही थी ना, तो मैं खुद कंफ्यूज, इसके देवता कौन थे, इसके मतलब आप समझे, हम खुद यूं सर्कुलेट करते हैं उसमें। जब तक ये 9 क्लास खत्म होगी, अगले के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो, अगले आगे में आपको टाइम ही नहीं लगेगा, मघा से ज्येष्ठा टाइम ही नहीं लगना। यहाँ एक बार प्रेडिक्शन निकालनी आ गई ना, तो टाइम ही नहीं लगना आगे उस चीज को। इसको
अंदर लेना है आपको, एक नक्षत्र की एनर्जी को अपने को समझना है। ठीक है पूनम जी? अश्विनी के 4 नवमांश का मतलब 4 चरण, हाँ, अश्विनी 4 चरण तो नक्षत्र के 4 नवमांश बोले आपने, 4 4 नवमांश। मतलब मैंने ये बोला कि अश्विनी अगर चौथे चरण में है तो चौथे नवमांश में, मतलब कर्क नवमांश में गया। चौथी राशि कौन सी हुई? कर्क। को हम्म, तो अगर अगर अश्विनी चौथे पद में है, चौथे चरण में है, तो वो कर्क नवमांश में गया। ठीक है। ठीक है, ये मैं सिखाऊंगी, मेंटल कैलकुलेशन मैं ही हम्म। सिखाऊंगी आपको। क्योंकि मेरे को ये लगा नवमांश में 4 चरण ये मैं होते ही हैं, सिखाऊंगी। 4 चरण। नहीं नहीं, मैं ही सिखाऊंगी पूनम जी, मेरा चलिए, काम है समझ आप गई लोगों मैं। को। जब तक कोर्स खत्म होगा आप भी मेरी तरह हम्म, कैलकुलेशन करने लग जाओगे सब लोग। हम्म, ये मेरा ही काम है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैंने एक दिमाग में कभी लिख के नहीं देखा, बट आप लोगों को सिखाऊंगी मैं मेंटल कैलकुलेशन नवमांश की। हाँ जी सुमन जी। नमस्कार मैम। मैम ये जो आपने डिग्रीज नमस्कार। बताए हैं, जैसे आप बोलते हैं आपके अपने तरीके होते हैं लर्न करने के, इन डिग्रीज को लर्न करने का कोई तरीका है आपका जो हम यूज कर सके? हाँ हाँ, देखिए लेकिन इसको डिग्री को याद करने का देखो सिंपल सा पता है क्या तरीका है, मैं बता देती हूँ। सिंपल सा तरीका है, आप अपने खुद से हाथ से बनाइए सुमन जी एक चार्ट। दीपक जी आप भी सुनिएगा, एक चार्ट बनाइए 0 से 3 डिग्री, मतलब 13 20 का अपने को पता है, इतना तो सुमन जी पता है ना। हाँ अश्विनी जी, हाँ जी। 13 20 का होता है, भरणी 13 20, सारे 13 20 के हैं। ठीक है, जी तो फिर वो फर्दर 3 20 में डिवाइड है फर्दर। जी। चरण 1, चरण ये भी सुमन जी पता है आपको, हाँ चरण जी, 1 हाँ जी। 2। तो उसको क्या करना है, यू लिखना है अश्विनी सॉरी मेष राशि, मेष राशि के अंदर अश्विनी के 4 पद। लीना जी ने शायद आज बनाया, उनको ग्रुप पे डाल देना लीना जी। वो भरणी के 4 पद और कृतिका का 1। ठीक है, फिर हाँ जी। वृष राशि के अंदर कृतिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2। ठीक है सुमन जी, पहले ही बड़ा बनाइएगा। हाँ ठीक है, जी। फिर वो छोटा 3 20 आपको याद हो जाएगा। जिन जिन्हें भी अपनी टेबल बनाई है प्लीज ग्रुप पे डालें, जिन्होंने जैसे लर्न करने के लिए बनाई, ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसको ठीक अपन है। वैसे करेंगे। ओके। और कोई ये कोई जो, दिक्कत नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ आप अभी जो अति मित्र वाला बात किया था कंचन जी ने भी, वो हम लगन से ही देखते हैं या चंद्र नक्षत्र चंद्र से? से, वो चंद्र से आता है। वैसे तो लगन से और भी देखते हैं, अपन चंद्र से देखते हैं। और वो लिस्ट हमें कहीं मिलेगी कि कौन से नक्षत्र की क्या चीज होती है मैं वही दूंगी के ना, लिए? मेरी हर पीपीटी में है। ओके, ठीक है। ये तो मेरा काम है। हाँ जी, ठीक हर है। उसका जानवर कौन सा है, उसका पक्षी कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, उसकी हर्ब कौन सी है, उसका एलिमेंट कौन सा है, उसकी जो हर शक्ति जोड़ी गई है, शक्ति कौन सी है, गणेश जी कौन से हैं, रैम, ये सारा, ये तो मेरा पार्ट है। ये तो पीपीटी मेरी है। ठीक। हाँ जी, ये बस सब यही था। मिलेगा, सब थैंक यू। मिलेगा। हम्म, ये तो मेरे उसमें की पॉइंट्स भी लिखे होंगे कि हर नक्षत्र के बेसिक प्रिडिक्शन के की पॉइंट्स क्या हैं। लिख तो मैं सब दूंगी, लिखा भी पड़ा होगा मेरे पास, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं है जब तक यहाँ पे खुद के दिमाग में ना बैठे, तो फिर क्या फायदा। यहाँ खुद के आपके बैठना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक हाँ यू। वो है सुमन जी, वो सब मिलेगा। वो मैं नहीं दूंगी तो फिर फायदा क्या इस कोर्स का, फिर आप थोड़े ढूंढते फिरोगे कि किसका कौन सा हर्ब है, किसका कौन सा पौधा है, फिर वो तो टाइम वेस्ट है ना। जी जी। है ना, मैं खुद दूंगी, वो मैं खुद दूंगी पीपीटियां, नौ के सभी नक्षत्र की मैं खुद दूंगी आपको। ओके, थैंक यू। हम्म, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, तो प्रिपेयर हो जाइए इस कोर्स के लिए, करिए मेहनत। बोलना तो बहुत आसान था, मैडम नक्षत्र कोर्स करवा दो। मैम रोज फोन आते थे, रोज हमारे ग्रुप पे, रोज मैडम नक्षत्र कोर्स करवा दो। अब उतरो इसमें, उतर गए हो तो ठीक है, निकालो रोज के 2 घंटे, अगर इसको अपने अंदर लेना है तो। और जिनको आगे पढ़ाना है, कोर्स करवाने हैं, उनको 1 साल लगेगा उसको अंदर लेने में। ठीक है, पहले खुद की प्रिडिक्शन निकालनी सीखो। ठीक है, तो बहुत इजी था कि मैम नक्षत्र कोर्स करवा दो, अब करो, अब लग जाओ, क्योंकि जब आप तुम्हें साथ हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ आप साथ हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं तो साथ हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो अगली क्लास तक ये याद नहीं करके आए ना, नक्षत्र के चरण वरण,
मैं तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो अगली क्लास तक ये सब याद करके आना, चरण वरण। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास देनी जरूरी थी कि पढ़ाई शुरू कैसे करेंगे हम लोग इस नक्षत्र की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक, अभी तो 4 ही हैं, 4 राशियां तो कवर हो रही है, मैं इससे करक, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, इजी है। बस प्रैक्टिस करिए रोज उसको, याद करने की, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप चरण याद कर रहे हो, फिर आपको उनके देवता भी तो, उनके सिंबल भी तो याद करने हैं ना, है ना। तो पहले इस हफ्ते अगर वो याद कर लोगे तो आगे आगे वो भी इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी पूनम जी। मैम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो उसका फ्लावर कौन सा होगा? पहले अभी ये कर ले सारे, मैं सारे मैं ही ओके, देने वाली हूँ, कोई और नहीं, मैं एक एक चीज लिख के देने वाली हूँ पीपीटी में आपको, ठीक है। तब, ठीक है। थैंक गॉड मैम आप 9 ही करा रहे है नाइन। अब पता लगा मैं नो नो क्यों करवा रही हूँ, कईयों के ये भी क्वेश्चन थे कि अरे 9 ही क्यों करवा रहे, मैम को बोलो सीधे 27 करवा दे। अरे मैम को खुद को पता है कि तुम्हारे 9 में पसीने छूट जाने हैं, 27 तो मैम बहुत, छूट गए अभी से 27 तो मैम को खुद को पता है कि 9 में ही क्या हाल होने वाला है, ठीक है। ऐसे करवाना होता मेरे को कि मेरे को बस ठीक है टाइम पास करना, टाइम पास आपको पता मैं किसी कोर्स में कर नहीं सकती, जब तक आप लोगों के अंदर नहीं जाएंगे मेरा करवाने का कोर्स फायदा नहीं है, प्रिडिक्शन जब तक नहीं निकाल पाओगे आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। ग्रुप पे जिन जिन ने भी ये रिकॉर्डिंग कल सुबह तक आ जाएगी, जिन जिन ने भी अपने हिसाब से कोई टेबल बना रखी है याद करने के लिए, जो भी है प्लीज उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो जाए और रिमेम्बर आप कर सको इसको, ठीक है। चार्ट वार्ट मत शेयर करना, कुंडली वुंडली अभी हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, सिर्फ टेबल कैसे याद करा है आप लोगों ने, एक सुमन जी को या जिनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ताकि वो उसको करें, ठीक है। जय श्री राम। थैंक यू श्री राम।